चीजें अगर इतनी विजिबल थी, आलोक जी, इतनी विजिबल चीजें थी, दिख रही थी, तो फिर बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या थी बिहार में? आप लोग जनशक्ति को मना नहीं पाए। वो आदमी कह रहा है कि मोदी जी मेरे राम है, मैं उनका हनुमान हूं, राम की बात नहीं मान रहा हनुमान। उसके बाद आप कह रहे हैं कि विद इन बीजेपी भी इनफाइटिंग चल रही थी, रामेश्वर चौरसिया जैसे लोग जनशक्ति से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये सब देखते हुए बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या थी बिहार में? वो क्या करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? देखिए, ये इसका तो मैं शायद भूपेंद्र यादव जी अच्छा जवाब दे सकेंगे। कल परसों उनका कभी ब्रजेश जी आप इंटरव्यू करिएगा। नहीं, मतलब अगर इतने स्पष्ट संकेत दिख रहे थे बताएं, वरना मुझे भी ये लगता है कि इतनी, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं, जानते हुए जब आपको स्लेट पर लिखा दिख रहा है, हाँ। या तो उनके पास ऐसी रणनीति ही बनाई गई कि भाई नीतीश को जितना कर सकते हैं अपने बल पर हम कुछ ले आएंगे, और अपने उनको कहने वाले जैसे होता है यस मैन बहुत ज्यादा होते हैं, और खास करके ये डिजिटल पर, माफ कीजिएगा, डिजिटल एरा में इस मोबाइल पर निर्भर रह करके आप और हम भी सही सूचना नहीं ले सकते, खाली इसके ऊपर निर्भर, और उसी तरह से जो व्यक्तिगत रूप से आपको आकर के जो बता जाएगा, उसी तरह से केवल ये सोचा गया कि हमने तो यहाँ से किया, भाई मोदी जी ने पैसा पहुंचा दिया, लेकिन मैसेज इसके थ्रू तो विधायक को जाकर के सुनिश्चित कर रहा था ना कि मकान बना या नहीं बना, राशन उसको मिला या ना मिला, मजदूर को ना नीतीश कर सकते थे ना मोदी जी कर सकते थे। आप इशारा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मोबाइल से फेसबुक से काम करेंगे, क्योंकि टिकट फेसबुक पे दिए गए, कितने लाइकिंग जो आलोक जी कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल अग्री करता हूं। कितना पॉपुलैरिटी डिजिटल में है जी। जो आलोक जी कह रहे हैं, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, इसकी बड़ी तस्वीर अब क्या है, बीजेपी हैज टू कम टू टर्म्स। उसको समझना पड़ेगा कि वो अलायंस पॉलिटिक्स से कैसे डील करना चाहती है। ये बहुत क्लियर मैसेज होगा। हर बार एग्जिट पोल नहीं सही साबित होते, मान लीजिए वो सही साबित होते हैं। आप अलायंस पॉलिटिक्स से कैसे डील करना चाहते हैं? आप डोमिनेंट पार्टनर होते हैं उस अलायंस में, ठीक है। या तो आपको अपने एलाई को निपटाना है, उसको नाराज करके रखना है, या उसको साथ करके रखना है, या साथ में आपको अगर तीसरा कोई लोक जनशक्ति जैसा चाहिए तो उसको भी साथ करके रखना है, क्योंकि अंततः आप एनडीए बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये इतिहास इस बात का गवाह है, सतीश हैं, आलोक जी हैं, कि वो दिन भी सबको याद है जब बीजेपी घूम घूम के कहती थी कि भाई हम पॉलिटिकली अनटचेबल क्यों हैं, और कहां से एक वाजपेयी आए, कहां से अलायंस बनी, कहां से अलायंस पॉलिटिक्स शुरू हुई। सो बीजेपी हैज टू नाउ कम टू टर्म्स। उसको ये समझना पड़ेगा कि वो गठबंधन की राजनीति कैसे चाहती है। राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पावर में है, हर बार मोदी कैंपेन करके उनके लिए न्यूट्रलाइजर का काम कर दे नेगेटिविटीज के लिए, यह हर बार संभव नहीं हो सकता। तो उसके अपने लोग काम नहीं करते, जैसे कि आलोक जी ने सही कहा। अब उसके बीच अलायंस में उनके लोग नहीं काम कर रहे हैं, अलायंस के नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। यही छोटी छोटी चीजें जो बुनियादी तौर पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू होती हैं, ये अच्छे खासे चुनाव को, इतिहास गवाह है, यहां बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 20 साल चुनाव देखे हैं, अच्छे खासे चुनाव को सत्यानाश कर देती हैं। तो ये चीज जो भी अलायंस पॉलिटिक्स करना चाहता है, कांग्रेस को बहुत कड़वे तरीके से सबक सीखने पड़े, उसको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज यू पे अ जॉइंट प्राइस इन अलायंस पॉलिटिक्स। ये नहीं होता कि आपको लगे चलो नीतीश कुमार निपट गए। अगर ऐसा होगा तो असर और प्रभाव आप पर भी आएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। ब्रजेश जी, इसका जवाब आप देंगे? ये जो बीजेपी की स्ट्रेटजी अलायंस पॉलिटिक्स, पंजाब में भी कमोबेश ऐसी स्थिति थी। जब चुनाव हो रहा था तो मैं चंडीगढ़ घूम के आया, मैंने कई जगहों पे घूमा भी, तो बहुत सारे लोगों का व्यू था कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। वो क्यों ढो रहे हैं इसको, श्रोमणी अकाली दल को, जिसके खिलाफ इतना ज़्यादा लोगों की नाराजगी है? बिहार में भी यही बात निकल के आ रही है, लड़ती बीजेपी के पास जो तकलीफ है वो ये है कि अगर मान लीजिए जो है, अगर कहीं अलायंस अगर कमजोर है, या मान लीजिए सेंटिमेंट्स उनके खिलाफ हैं, और उस समय अगर आप उनको डंप करते हैं तो फिर ये लगता है कि आप जो है यूज करते हैं और फिर थ्रो करते हैं। आप ध्यान रखिए कि 2014 का लोकसभा चुनाव था, पूरे देश को पता था कि पंजाब में अकाली दल से लोगों का भयानक गुस्सा है, लेकिन बीजेपी जो है जाहिर है अकाली दल के साथ गई, और आपने देखा कि जब पूरे देश में जो सो बीजेपी को बड़ी पैमाने पर सीटें मिली, पंजाब में क्या सीन रहा। और यह जो है सो बीजेपी में सबको पता था, यहां तक कि खुद जो पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी थे उनको भी पता था। जहां तक बिहार का सवाल है, आप ध्यान रखें कि 2015 में बीजेपी अपने दम पर जो है चुनाव लड़ने के लिए गई। ओब्वियसली जो है
अलायंस टूट चुका था। नीतीश जो है 2014 लोकसभा चुनाव के पहले ही अलग हो चुके थे। जाहिर है उस चुनाव में बीजेपी को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, वो भी तब जबकि 2014 की जो बड़ी लहर थी उसके बाद से वो चुनाव लड़ी थी। बिहार की पॉलिटिक्स में जो बीजेपी के अंदर व्यू रहा है वो ये है कि बीजेपी अब भी इस पोजीशन नहीं है कि अकेले दम पर जो सो बिहार विधानसभा चुनाव में वो जीत सके और सरकार बना सके। तो इसलिए जो सुशील मोदी हमेशा कहते हैं कि बिहार की राजनीति जो है वो 3 कोणों में विभक्त है, 2 कोण अगर मिल गए तो फिर वो सरकार बन जाती है, यानी कि कभी आरजेडी और जेडीयू मिल गए, बीजेपी और जेडीयू मिल गए, इस तरीके से सरकार बनती है। लेकिन अगर इस बार जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि अगर इन तीनों कोणों के इस अलाइनमेंट की पॉलिटिक्स जो चलती रही है, अगर ये 2 कोण भी अगर इस बार जीत नहीं दिला पाते हैं बीजेपी जेडीयू गठबंधन को बिहार में, और जो कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, तो फिर जो है बीजेपी को रिथिंक करना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान रखें कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वह जो काफी हद तक नीतीश कुमार पर डिपेंडेंट पार्टी है, उसका और स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं। आप ध्यान रखें कि नीतीश कुमार भी अगले साल 70 साल के हो जाएंगे, और ऐसे में जो है उस जेडीयू का क्या भविष्य होगा। बीच में एक चर्चा ये भी थी कि जेडीयू शायद बीजेपी में मर्ज कर जाए आने वाले वर्षों में, अगर ये चुनाव में बीजेपी जेडीयू कोalition को सफलता मिलती, और कल इसका पता भी चल जाएगा क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो 2-3 साल बाद जेडीयू मर्ज भी हो जाती बीजेपी में। तो बीजेपी को जो सो कई सारे चैलेंजेस जो फेस करने हैं कि अपना व्याप बढ़ाना है, उसको अपना वोट बैंक बढ़ाना होगा, अलग अलग क्लास एंड सोसाइटीज के बीच जो है सो कास्ट लाइंस के बीच उसको फैलना होगा, तभी जाकर यह संभव होगा कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए। अन्यथा उसके पास जो एलाइज पर डिपेंड रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक आखिरी बात, जहां तक एलजेपी का सवाल है, आपने सुना होगा खुद अमित शाह ने कहा कि हम एलजेपी को एकोमोडेट करना चाह रहे थे, लेकिन चिराग की अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर, वो भी अपने को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट देख रहे हैं, और वो 50 सीटें मांग रहे थे, जो कि जाहिर है बीजेपी नहीं दे सकती थी, क्योंकि पिछले चुनाव का अनुभव ये है। अब ध्यान रखें पिछली बार कितनी सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ी और गिन के 2 सीटें हासिल कर पाई थी। तो जितनी औकात नहीं उससे ज्यादा आप मुंह फैला रहे थे, ऑब्वियसली बीजेपी को मंजूर नहीं। तो ब्रजेश जी, क्या इसका असर केंद्र वाले में पड़ेगा, एलजेपी ने जो नुकसान कराया है? देखिए, जहां तक एलजेपी के साथ संबंधों का सवाल है, देखना पड़ेगा नतीजों के बाद से जो है। भले चिराग अपनी तरफ से लगातार ये कह कर कि वो जो मोदी जी के हनुमान है बिहार में वोटर्स को कंफ्यूज करने में लगे रहे। जाहिर है जो बीजेपी का वोटर था, बीजेपी के जो नेता थे, वो बहुत समय तक कंफ्यूज रहे कि आखिर ये परिस्थिति क्या है कि एक तरफ जो है वह बिहार में अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो मोदी जी की लगातार तारीफ कर रहे हैं। अंततः जो है इसमें अमित शाह को खुद मैदान में आना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि भाई जो है सो अगर वो बिहार में हमारे साथ नहीं है तो नहीं है, इस डुअलिटी का कोई अर्थ नहीं है। तो ऑब्वियसली इन चुनाव के बाद से रिजिग होगा, और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी को अपना भविष्य देखना होगा, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं, अगर उस पार्टी में अगर उनको जो है 10 सीटें नहीं मिलती है तो मानिए पार्टी के अंदर बवाल मचना स्वाभाविक है। खुद जो पारस है वह जो सो एकदम अपना जो है क्या कहते हैं कि मन में तैयार बैठे हैं कि अगर पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है तो पार्टी के अंदर झगड़े होंगे। तो बीजेपी का अपना भविष्य भी जो है डिपेंड करेगा कि इन चुनाव में उसको कितनी सीटें मिलती है। सिर्फ या बीजेपी और जेडीयू पर फर्क पड़ने की बात नहीं, या फिर एनडीए की बात नहीं है। जी सतीश जी, बहुत सारे जो